बच्चा पार्टी, वेलकम इन द क्वांटम क्लास इज द फाइनेस्ट इक्वेशंस एवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेटोरियल लाइन। अभी इक्वेटोरियल लाइन क्या है, जैसे कि हमें जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल, किसी विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से फाइंड की जा सकती है। वैसे तरीका तीन है, तीन अलग अलग आपके पास केसेस आती हैं, लेकिन हमें 12th के सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ दो पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, दो केसेस पढ़ने होते हैं। पहला केस होता है एक्सियल। ओके, हमारा निकालना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके वजह से? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। पर डिपेंड करता है कि आपका किस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस में है, अक्ष में है, देन उसे कहेंगे अक्षीय स्थिति, एक्सियल पॉइंट, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और जो अब है हमारा कंडीशन, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसके बहुत से नाम है, आपको ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन में आप क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। निरक्षीय स्थिति में, हिंदी में कहेंगे निरक्षीय स्थिति, ठीक है, याद रखिएगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। या फिर इक्वेटोरियल लाइन को और क्या कह सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन को अलग अलग नाम से कहा जाता है। इक्वेटोरियल लाइन को जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा एक्सियल पोजिशन या एक्सियल पॉइंट, वैसे इसके लिए क्या रहता है, नॉन एक्सियल पॉइंट। ओके, या तो इक्वेटोरियल या नॉन एक्सियल बोलेगा, या फिर ऐसे बोलेगा कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के जो मिड है, वो पॉइंट जिसको हम दिखाते हैं, उसके अगर परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बहुत से तरीके से जान सकते हैं हम इसे। वैसे इनके दो ही फेमस नाम है, या तो इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है या नॉन एक्सियल पॉइंट कहा जाता है उसे। ओके बच्चा पार्टी, तो इसके बेसिक्स में अब ज़्यादा नहीं जाता हूँ, हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। देन हम आते हैं इसके मेन चीज़ पे। प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आपको बार बार समझाया था कि ये जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक्सियल हो चाहे नॉन एक्सियल हो, सबसे मेन बात होता है इनका कॉन्सेप्ट समझना। और कॉन्सेप्ट कहाँ है सारा छुपा हुआ? उनके डायग्राम में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से हमने देखा है। एक एक पॉइंट हमने समझा है, ठीक है, कोई भी पॉइंट हमने स्किप नहीं किया। एक एक छोटी से छोटी पॉइंट, बड़ी से बड़ी पॉइंट हमने समझी है वहाँ पे। और देन यहाँ पे तो इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही डिटेल में और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। ओके, देन प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पे एक्सेल पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है, तभी आप नॉन एक्सेल को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो नॉन एक्सेल पॉइंट क्या है बच्चा पार्टी? जैसे कि आपको अगेन पता है कि हम किसके वजह से निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल देख लेते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सबसे मेन होता है इनके डायग्राम। ये जो डायग्राम अभी बनेगा ना, इसी में मेन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो सपोज ये आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके एक तरफ कोई चार्ज है प्लस क्यू और दूसरी तरफ कोई चार्ज है माइनस क्यू। ओके, ये दो चार्जेस हो गए। क्या नाम दे देते हैं हम इसको? सपोज ये चार्ज हो गया आपका प्लस क्यू और ये चार्ज हो गया आपके पास माइनस क्यू। और क्या पता आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में? इसका हम अक्सर मिड पॉइंट ले लेते हैं। सपोज इसका भी मिड पॉइंट ले ही लेते हैं, तो और का लिया है तो ओ ले लेते हैं। और क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल में, याद कीजिए आप। और कुछ याद आ रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल में इसके अलावा क्या होता है, इसकी शॉर्ट डिस्टेंस, कितने शॉर्ट डिस्टेंस में डिवाइड होते हैं, एल और एल में। देन इसका टोटल डिस्टेंस कितना बन जाता है, एल और एल। ऐसे हम इसको दिखाते हैं। ओके, ये छोटे छोटे दो पार्ट्स में बटे एल एल। अगर इसको टोटल बता दिया जाए तो इलेक्ट्रिक डायपोल का हम ट्रेडिशन के हिसाब से चले, अगर जैसे आज तक आप वैसे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को डी से भी दिखा सकते हो, लेकिन फिजिक्स का ट्रेडिशन इतने सालों से यही रहा है कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को 2L से दिखाते हैं और मानते हैं कि दो भागों में बटा एल और एल, देन हम इसे 2L से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल होता ही क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है कि आपके क्या है, दो चार्जेस हैं जिनकी परिमाण समान है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उनकी जो नेचर है वो क्या है, डिफरेंट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ये भी 2 कूलम का, ये भी 2 कूलम का, लेकिन एक पॉजिटिव 2 कूलम है, एक नेगेटिव 2 कूलम है। ओके, और अगर वो दोनों चार्ज एक दूसरे से बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस पे हो, इसको हम 2L से दिखा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। तो ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था। अभी तक इसमें नया क्या है? तो नया ये है बच्चा पार्टी कि कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था हमें एक्सिस पे। एक्सिस पे मतलब इसके इधर, इस साइड, ये अगर प्लस किया तो इसके इधर कहीं पे हम निकालते थे। इसमें हमने
नॉन एक्सियल पॉइंट, नाम से पता एक एक्सिस था पिछले बार, तो इस बार नॉन एक्सिस, एक्सिस पे नहीं होगा, इक्वेटोरियल बोल सकते हो, या फिर इसके लिए बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस ओ के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो मान लेते हैं हम इसे, ओके बच्चा पार्टी, इसे मान लेते हैं कि यदि इस ओ से कोई डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ओके, क्या मान लेते हैं, इस ओ से इधर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम पी पॉइंट नाम दे देते हैं। और इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। देखो कॉन्सेप्ट समझना, डायग्राम में ही मेन चीज़ है, बाकी आपको डेरिवेशन में कुछ नहीं है, डायग्राम में ही टाइम लगेगा समझने में। आपको ये जो डायग्राम समझो, अभी तक क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल से आर डिस्टेंस पे, ये ओ से पी के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जिससे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझो पिछला वाला जो पढ़ा हमने एक्सेल पॉइंट अच्छी से थी, उसका भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही था। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझो, रटने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसकी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा कोई क्या था, डायपोल था, माइनस क्यू प्लस क्यू जो भी हो ये, देन इससे किसी पॉइंट एक्सेल पॉइंट पे कोई पॉइंट पी था जिसके ओ से डिस्टेंस को किससे दिखाते थे हम, आर से दिखाते थे, ऐसा कुछ था। यहाँ पे भी तो ये हो रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, बट वो पॉइंट एक्सिस पे ना होकर नॉन एक्सिस पे है। ओ से पी की डिस्टेंस पिछले बार आर थी, तो ओ से पी की डिस्टेंस इस बार भी तो आ रही है, कॉन्सेप्ट सेम है यहाँ पे लगभग। ओके, थोड़ा थोड़ा जहाँ पे डिफरेंसेस हैं उससे आप नोटिस करते जाओ बस। इसीलिए कहा था प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखना, तभी इसको देखने में मजा भी आएगा। इज इट क्लियर? इतना आसान था। अब क्या है, माइनस क्यू के कारण अगर हमें पी पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज हमें माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो, इस पॉइंट को मैं इधर कहीं लिख देता हूँ, पी पे निकालना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें माइनस क्यू और पी को कनेक्ट करने की, जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना होता है ना आवेश की उस बिंदु तक की दूरी जिस बिंदु पर हमें निकालना है। बस आप इतना समझो कि हमें इन दोनों कॉर्नर्स को जोड़ देना पड़ेगा, इधर से भी एंड देन इधर से भी। जब टाइम आएगा तो हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ओके बच्चा पार्टी। अच्छा, एक बेसिक चीज़ यहाँ पे देखना, हमें प्लस चार्ज के बारे में पता है ना, प्लस चार्ज हमेशा कहाँ की ओर निकलता है, पढ़ा है ना, मैं पहले ही लेक्चर में आई थिंक पढ़ा होगा इस चैप्टर के। प्लस चार्ज हमेशा कहाँ निकलता है, ये बाहर की तरफ निकलता है प्लस चार्ज, याद आ रहा है कुछ। और माइनस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ऑलवेज अंदर की तरफ आती है, ऐसे ये ऑलवेज अंदर की तरफ आती है। तो वैसे ये प्लस चार्ज है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, ऑलवेज बाहर की तरफ। देन ये ऐसा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकल जाएगी, ऐसे सपोज कर लो, ये बाहर की तरफ क्या चलेगी, ऐसा एक्स्ट्रा। या फिर ये शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, तो नेगेटिव भी तो है, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है, अंदर की तरफ आती है ना। जैसे यहाँ देखो अंदर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव में बाहर की तरफ, तो पॉजिटिव में बाहर की तरफ दिखाया है, तो नेगेटिव में आल्सो आप क्या दिखा दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, या फिर यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसे आप किस चीज़ से दिखा दोगे, ये अंदर आते हुए। ओके बच्चा पार्टी, देखो यहीं से ना कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष स्टार्ट होता है। यहाँ समझने की कोशिश करो, पिछले बार तो हमने जो पढ़ा था डेरिवेशन, उसमें डायग्राम क्या था, डायग्राम में डायरेक्शन आपकी लगभग क्लियर हो रही थी, आपकी E1 इज ग्रेटर देन E2 करके। यहाँ पे समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको चार्ज चाहिए होता है, और इसमें तो हमारे पास दो चार्ज है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तो दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, दूसरा किस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। आप किसी को भी माइनस क्यू प्लस क्यू, सपोज माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला हम उसको दिखा देते हैं E1। सपोज इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला इसे दिखा दो आप E1, और जो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला इसे दिखा दो आप E2। इज इट क्लियर? चाहो तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर वेक्टर का भी साइन लगा सकते हो आप चाहो तो। ओके, ये हो गया E1 E2। देन बच्चा पार्टी हमें तो निकालना होता है नेट टोटल परिणामी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देख रहे हो ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो परिणामी रिजल्ट कहाँ निकलेगा आप खुद सोचो ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फिक्स नहीं है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ, तो रिजल्ट कहाँ बनेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेंगे इनके बीच में, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो हम मान लेंगे इनके बीच में किसी पॉइंट को हम मान लेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बीच का क्या मतलब है, देखो ऐसे समझो इस चीज़ से, बहुत सिंपल है। देखो एक ऊपर जा रहा है E1, E2 नीचे आ रहा है, तो हम रिजल्टेंट इधर का ही मान लेते हैं,
इधर एक कंपोनेंट ले लेते हैं और इसी को मान लेते हैं रिजल्टेंट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ले लेते हैं, बचा पार्टी। अब यहां पे सपोज ये जो है यहां से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे है। ओके, देन इसका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो इसका एंगल भी थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा है तो इसका एंगल भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, क्यों बोल रहा हूँ ये थीटा वगैरह, कैसे हो जाएगा ऐसा? देखो ये सिंपल सा एक तरीका होता है, आपको आप पढ़ा होगा बचपन में, जेड। मैं तो उसे जेड रूल से याद करता हूँ। जेड रूल क्या क्या याद रखता हूँ उसे, तो जेड रूल क्या होता है, सिंपल सा, कोई भी डायग्राम अगर जेड जैसे डायरेक्शन बने ना, तो अगर एक कॉर्नर की एंगल थीटा है तो दूसरे कॉर्नर की एंगल भी क्या होगी, थीटा। तो यहाँ पे बन रहा है ऐसा डायग्राम ऐसे में, तो ये जेड है तो इसकी भी यहाँ पे थीटा, देन ये भी हमने, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो ये अगर दो बराबर इसमें बढ़ रहा है तो वो भी थीटा होगा। ओके, तो ये जेड रूल बस याद रखना आप, मैंने इसको नाम दे दिया जेड रूल। ओके, ये थीटा 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 क्यों हो रहा है, वो तो जेड, ये कॉर्नर जेड है तो ये जेड, ये भी जेड, वो भी सॉरी ये भी थीटा, ये भी थीटा। खैर एंगल पे नहीं जाना उतना। अब समझो अगर रिजल्टेंट निकला एक ऊपर E1 के लिए, एक E2 के लिए, देन इस रिजल्टेंट को अगर हम माने E, तो ये E है क्या, रिजल्टेंट है क्या? देखो अगर हम इसको E से दिखा रहे हैं सपोज, और हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंफ्यूज हो गया कि भाई डायरेक्शन क्या दिखाऊं मैं, एक तो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तब ऐसी कंडीशन में ना बच्चा पार्टी, ऐसी कंडीशन में वेक्टर क्वांटिटीज का यूज होता है, और वो कंपोनेंट का यूज करते हैं, घटकों का। ये घटक क्या है, देखो ये घटक सिंपल सी बात है कि ऐसी अगर आपके पास कोई समस्या आ जाए, जाल आ जाए, जैसे कि इस बेचारे के पास आई है, किसके पास आई है, इस ई के पास आपके पास ऐसी कंडीशन आई हुई है, इस ई के पास कि एक भाई साहब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मैं कौन सा डायरेक्शन शो करूं? तो ऐसी कंडीशन में ना हम कंपोनेंट यूज करते हैं, घटक। ठीक है, तो एक घटक ऐसे ले लेते हैं हम हमेशा, और एक घटक, एक कंपोनेंट ले लेते हैं हम हमेशा ऊपर की तरफ। ओके, ऐसे में। तो सपोज ये E1 के लिए कंपोनेंट हो गया, E1 के लिए कंपोनेंट, ये क्या है कंपोनेंट? अरे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, समझा दूंगा। ये कंपोनेंट वगैरह क्या है, नहीं जाएगा दिमाग के ऊपर से। ओके, ये कंपोनेंट वगैरह क्या, सिंपल है। फिलहाल ये समझो कि E1 की कंपोनेंट ऊपर की तरफ गया और एक आया इधर की तरफ, रेड वाली लाइन। देन सॉरी, ये दोनों को E1 E1 दिखा दिया, आप इसको E1 E2 किसी को भी दिखा सकते हो। सपोज ये E1 है तो ये हो गया E2, तो ये E2 का कंपोनेंट था। E1 के कंपोनेंट पे देन अगेन एक ऐसी लाइन रहेगी, रेड वाली लाइन, और इसकी कंपोनेंट क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो उसका कंपोनेंट कहाँ बनेगा, इसका कंपोनेंट बन गया नीचे की तरफ। ओके, कंपोनेंट बन गया। देखो मैंने कहा ना मैं समझा दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लिया करो, मुझ पे छोड़ दो, आप इतना समझो ये कंपोनेंट ऐसा कोई खुदा की तोप नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई ऐसा कंडीशन फंस जाए, जब कोई ऐसा कंडीशन फंस जाए कि कंफ्यूजन हो जाएगी, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो रिजल्टेंट कंफ्यूज हो जाएगा। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं डायरेक्शन कौन सी लूँ, ऊपर वाली लूँ कि नीचे वाली लूँ। देन ऐसे कंडीशन में ना हम उन्हें कंपोनेंट्स में बांट देते हैं। कंपोनेंट्स हिंदी में से घटक कहते हैं। तो सपोज ये किधर से है, ई का कंपोनेंट ऊपर हो गया आपका, ये अगर E1 की डायरेक्शन है, ये अगर E2 की डायरेक्शन इधर जा रही है, तो ये E2 है तो E2 का कंपोनेंट ऐसे हो गया। ओके, देन बच्चा बड़ी हम हमेशा याद रखना, जो कंपोनेंट ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ ग्रीन लाइन में, ठीक है। सपोज अगर इसे ट्रायंगल बना लेते हैं, तो अगर ये ग्रीन लाइन में ऊपर की तरफ जा रही है तो ये एक परपेंडिकुलर है, या फिर इससे भी हटा देता हूँ, इससे भी हटा देता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, लंब, परपेंडिकुलर लंब दिख रहा है ये एक। और ट्रिग्नोमेट्री से हम लंब किस में दिखाते हैं, साइन थीटा में। साइन थीटा में होता है ना परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब वाली कंडीशन है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की तरह सॉल्व करें, और ये अगर E2 है तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। ओके, वो E2 साइन थीटा होता है, और ये है आधार, बेस। बेस किस में होता है, कॉस थीटा में होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर E है तो इस E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी E कॉस थीटा। क्लिक हो रहा है दिमाग में? अगर आपको इसमें से ये कंपोनेंट वाला बिल्कुल कंफ्यूजन लग रहा है ना, हटा दो दिमाग से, रखो ही मत कंफ्यूजन। बस इतना याद रखो कि ये दो भाग में बटा, एक ऊपर साइन थीटा हो गया, ये इसका ऊपर का कंपोनेंट हो गया, तो ये बढ़ गया E2 साइन थीटा में। ओके, देन यही अगले उसमें क्या है, E1 के केस में यही जो ग्राफ है नीचे की तरफ जा रहा है, देन वो क्या हो जाता है, E1 साइन थीटा हो जाता है। तो ये जो ग्राफ नीचे की तरफ आया, वो जो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई, हम इसको क्या कह देंगे, हम इसे कह देंगे E1 साइन थीटा। एक E2 साइन थीटा ऊपर है, एक E1 साइन थीटा नीचे है। देन एक कंपोनेंट
यहाँ से एक एक चीज़ समझते जाओ। हमने दो कंपोनेंट में बांटे थे ना सबको, तो आपके पास ये आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब देखो कितना इजी पड़ जाएगा। ये E2 sin थीटा का कंपोनेंट अगर ऊपर है परपेंडिकुलर पे, तो इसके बेस में क्या है, आधार में क्या था कंपोनेंट, ये E2 sin थीटा का है, तो ये इसका आधार में क्या हो गया कंपोनेंट। देखो कितना हो जाएगा आधार में कंपोनेंट, E2 sin थीटा है तो इसका हो जाएगा E2 cos थीटा। ओके, फिर इस पे आ जाओ E1 के लिए। E1 के लिए ये E1 sin थीटा है ग्रीन लाइन, देन इसके लिए अगेन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर E1 sin थीटा है तो इसके लिए कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा। देखो E2 cos थीटा E1 cos थीटा दिख रहा है आपको, दोनों एक ही लाइन को कह रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट में आपका जो बेस है वो क्या है, कॉमन है दोनों में। तो एक E2 के लिए बेस क्या हो गया E2 cos थीटा, और देन कॉमा करके क्या लिख दिया E1 sin थीटा के लिए क्या हो गया, सॉरी E1 है ना, तो ये हो गया E1 cos थीटा। बच्चे बट ये समझा क्यों रहा हूँ E1 cos थीटा E2 sin थीटा। अभी तक आपने जो ये E1 E2 पढ़ा ना, आप इसे दिमाग से निकाल भी सकते हो, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू हो जाएगी 0। देखो E2 ऊपर की तरफ जा रहा है, E1 नीचे की तरफ आ रहा है। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सेम होती है, इनके डायरेक्शन अलग अलग होंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। अब हमेशा याद रखना ऐसे कंडीशनों में जब डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो हमेशा क्या होता है, E1 इक्वल कितना होता है E2 होता है। तो ये E2 sin थीटा भले लिखा है, आप इसको E2 और E1 दोनों सेम है, E2 sin थीटा E1 sin थीटा का सेम है, और डायरेक्शन अगर अलग अलग है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो ये क्या कर देंगे आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। देन आपको यही चीज़ इसीलिए सिर्फ समझाया कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं E1 और E1 sin थीटा E2 sin थीटा, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू सेम है। एक ऊपर -5 न्यूटन पर कूलम का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे +5 न्यूटन पर कूलम का बनाता है, तो ऊपर -5 नीचे +5, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर आपको ये कंपोनेंट वाला टर्म बिल्कुल समझ में नहीं आया ना, आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ना आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, इतना समझाने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर लिखना चाहो एग्जाम में, अभी हम करेंगे डेरिवेशन, हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख देंगे कि E1 और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा E2 sin थीटा आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्यों किया, एग्जामिनर नहीं पूछने वाला है कभी, ठीक है। और ये बस समझाने के लिए किया इतना, आप इन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हो, स्किप करने की जरूरत भी नहीं है, ईजी है ये, ठीक है। देन इधर से आ गया E2 cos थीटा E1 cos थीटा हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या था, इसे हमने रिजल्टेंट माना था ना, रिजल्टेंट माना था, E माना था, तो E की वैल्यू क्या क्या आई, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दो वैल्यू आ गई E की। देन बच्चा पार्टी, आई थिंक आप डायग्राम अभी तक समझ चुके हो। मैंने कहा इसका सारा कॉन्सेप्ट इसके डायग्राम में ही है, रिवीजन करवाता हूँ। आपने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, 2L डिस्टेंस दिखाई, इसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट, ये कोई पॉइंट आपने क्या लिया, P लिया। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, क्योंकि प्लस चार्ज था तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बाहर की तरफ निकल गया, और माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है, एक में ऊपर की तरफ एक में नीचे की तरफ। P वाला जो पॉइंट है वो कंफ्यूज, मैं क्या करूँ, एक तो ऊपर की तरफ भाई साहब जा रहे हैं, एक भाई साहब नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उसकी कंडीशन में उसने एक क्या निकाला, एक बीच का रास्ता निकाला, एक ऊपर की तरफ एक नीचे, तो एक बीच का रास्ता निकाला जिसको हमने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर बोलो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उसने ये रेड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये है परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये रेड लाइन ड्रॉ किया। अभी रेड लाइन ड्रॉ कर रहा है, ये भी अब कंफ्यूज, इसकी डायरेक्शन अलग अलग है, E1 नीचे E2 नीचे, तो ये क्या लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। और कंपोनेंट कुछ होता ऐसी जब कंडीशन फंसे तो कंपोनेंट ऐसा कुछ होता नहीं, इतना टफ चीज। ऐसे आप एक नीचे की तरफ बेस ले लेते हो, एक परपेंडिकुलर ले लेते हो, और हमेशा क्या होता है, आपका जो परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा में आता है उसका वैल्यू, और आपका जो बेस होता है उसकी वैल्यू किस में आती है, कॉस थीटा में। ओके, क्यों होती है, क्योंकि साइन थीटा के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर आता है और कॉस थीटा के फॉर्मूले में क्या आता है, बेस आता है। ओके, इसलिए लिया हमने, तो इतना समझ गए। E1 और E2 एक दूसरे को सेम वैल्यू है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, एक ऊपर है एक नीचे, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो अब कितना कंपोनेंट बच गया, घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, कंपोनेंट्स E1 sin थीटा E2 sin थीटा क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो बच क्या गया कंपोनेंट, E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, और यही क्या होगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। खैर अच्छा बेटी, डायग्राम हमने अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं हम इसके जो न्यूमेरिकल है, सॉरी डेरिवेशन। तो हमें क्या निकालना है, इतना तो मैंने बता दिया ना, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये E1 cos थीटा E2 cos थीटा, दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, देन ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के। देन वही चीज लिखना है, पहले हम इसको अब समझते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास,
दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉइंट पी पे, एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो पहले कोई भी एक ले लो, माइनस क्यू वाला ले लेते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, आवेश माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आवेश माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किससे से दिखा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे से दिखा रहे हैं, माइनस क्यू के लिए E1 था, तो इससे दिखा देंगे ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, तो इससे दिखा देंगे E1 इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, हाँ बोलिए, 1/4πε, हाँ, देन उसके बाद क्या आता है, Q अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होती है, डिस्टेंस होती है, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे क्या दी गई है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट से माइनस क्यू पॉइंट से इस पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है। वैसे तो हम फॉर्मूले में से आर से दिखाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस माइनस क्यू पॉइंट से पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। नहीं लिखा है ना यहाँ पे, हमें सिर्फ डिस्टेंस दिया है एल का और आर का, जबकि हमें डिस्टेंस निकालना है इस माइनस क्यू से पी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये भी सिंपल सी बात है, आपने पाइथागोरस आई थिंक पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना, हाँ, तो घबरा क्यों रहे हो, वही है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आप इसको डिवाइड करो, इस ट्राइंगल को ऐसे डिवाइड कर दो, देन ये पॉइंट पी हो गया ये वाला, देन ये पॉइंट क्या हो गया ओ, ये पॉइंट क्या हो गया माइनस क्यू वाला पॉइंट, ऐसे नाम देता है एम एन वगैरह कुछ करके। देन डिस्टेंस कितना है माइनस क्यू से ओ के बीच का, स्मॉल एल, ओ पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। हमें फाइंड क्या करना है, माइनस क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या कहते हैं इसे, हाइपोटेन्यूस, कर्ण हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस हमने पढ़ा है ना कि जो कर्ण का वर्ग होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग पर प्लस लंब का वर्ग। देन यहाँ से अगर समझें, यहाँ से ठीक है, यहाँ से माइनस क्यू और पी के अगर हम डिस्टेंस निकालें तो कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और क्योंकि ये भी इधर स्क्वायर के फॉर्म में है, ये आपके यहाँ पे जो कर्ण होगा, कर्ण परपेंडिकुलर कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं ना इसे, कर्ण हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। देन अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर को अगर हटाओगे तो ये बाकी के टर्म रूट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कौन सी डिस्टेंस, ये माइनस क्यू से पी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतनी डिस्टेंस ये भी यहाँ पे होगी, क्योंकि जो पी पॉइंट है बीच में है, तो इसलिए माइनस क्यू से पी के बीच की डिस्टेंस दूरी होगी, उतनी दूरी प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी होगी। देन इसके लिए भी डिस्टेंस कितना निकल आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज़, समझ में आया। एक बार और समझा देता हूँ। ये माइनस क्यू को आप सपोज ऐसे कर लो ना, ये दो पॉइंट है, इसको मान लो कि ये दो कोई पॉइंट है, इसको कोई नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम देते हैं एम, इसको नाम देते हैं एन। देन इस पॉइंट के साथ ट्रायंगल बनाओगे, हो गया एम, ये माइनस क्यू हटा देता हूँ तो बन गया ओ एम पी। तो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस है इसमें पी एम, ये हाइपोटेन्यूस है, ये थीटा हो जाएगा, ये पी एम का स्क्वायर इक्वल कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आर है तो आर स्क्वायर प्लस बेस कितना एल है तो एल का स्क्वायर, पीएम का स्क्वायर है ये, जबकि हमें पीएम चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पीएम के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगा देते हैं। वही तो हुआ यहाँ पे, पीएम की जगह क्या है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोट कैसे निकला, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना निकला ये बच्चा पार्टी, क्यू और आर क्या होता है, चार्ज और उस पॉइंट के बीच की दूरी। तो चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इज इट क्लियर। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल के छोड़ दो, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल के आप क्या कर दो, यहाँ पे रहने दो इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाते हैं हम दूसरे चार्ज के कारण। दूसरा चार्ज कौन सा था, पहले तो माइनस क्यू के कारण पी पे निकाला, अब प्लस क्यू के कारण पी पे निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देख सकते हो प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम किससे दिखा रहे हैं, E2 से दिखा रहे हैं। देन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे से दिखाएंगे हम यहाँ पे, E2 से दिखाएंगे। देखो बहुत सिंपल है, देखो आप ना इतना मत जाना कि आप ये वीडियो लेंथी जा रहा है तो लेंथी, देखो सारा लोचा इसको इसमें था, डायग्राम में था, डायग्राम समझ के सब समझ जाओगे, डेरिवेशन में तो कुछ है ही नहीं। और आप
तब तक मत डरो, तब तक मत डरो जब तक कि आप ये डेरिवेशन ना देख लो। बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसका, डायग्राम उसको उसके बाद आपको बच्चों का गेम लगेगा। ठीक है, तो परेशानी को तब तक परेशानी मत समझो जब तक कि परेशानी आपको परेशान ना कर दे। नेवर ट्रबल ट्रबल टिल्स ट्रबल ट्रबल्स यू। परेशानी को जब तक परेशानी मत समझो तब तक कि परेशानी आपको परेशान ना कर दे। तो अभी परेशानी परेशान नहीं कर रही है, आसान है ये डेरिवेशन। देखो आगे E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सेम। Q से चार्ज Q है तो ये भी Q सेम। डिस्टेंस कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी सेम। सब कुछ सेम ही तो है यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सब कुछ तो सेम है। मैंने कहा था ना कि अगर डाइपोल है तो डाइपोल का अगर E1 और E2 है तो ये दोनों सेम ही होते हैं, E1 और E2। देन इसके लिए हम डाल देते हैं इक्वेशन सेकंड। ओके, तो एक हो गया इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा हो गया इक्वेशन सेकंड। हम निकाल क्यों रहे हैं, एक इक्वेशन सेकंड, E2 ऊपर की तरफ जा रहा है, E1 नीचे की तरफ आ रहा है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लिया हमने। हमें निकाला नेट, और नेट क्या होता है, ये जो आपकी डायरेक्शन जा रही है इसको हम किस चीज़ से दिखाते हैं, ई से। और ये ई किसके इक्वल है, ये इक्वल है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट मिल रहे थे, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, दोनों में यही कंपोनेंट क्या था, कॉमन था। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर लिख सकते हैं रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना लिखने के बाद ना आप यहाँ पे लिख सकते हो कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा से हम आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इतना लिख सकते हो। देन बच्चा बटी ये हो गया आपका E1 E2। अब आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी। एक ऊपर की तरफ जा रहा था E1, E2 नीचे की तरफ आ रहा था, तो नेट क्या है ये, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड याद है आपने कैसे दिखाया था, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने लिखा हुआ था ना, मैंने यहाँ पे मिटा दिया लिखने के लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल था, ये इक्वल था E इक्वल E1 क्या था, याद करो कौन सा कंपोनेंट था, E2 sin थीटा तो कैंसिल हो जाता था E1 sin थीटा से। देन यहाँ किसके cos थीटा के कंपोनेंट बच रहे थे, देन ये हो जाता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ओके, ये आ रहा था E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देन बच्चे बटे एक और चीज याद करो, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, चाहे माइनस क्यू के लिए हो चाहे प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अगर डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, या फिर आपको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से भी क्लियर दिख रहा है, हमने माइनस क्यू प्लस क्यू के लिए निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम ही तो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, अगर दोनों सेम है E1 और E2 दोनों सेम है तो हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं। यहाँ पे मान लो, माना लेट क्या मान सकते हैं हम, E1 इक्वल E2। ओके, मानना क्या, लेट क्या, ये तो है। ठीक है, सिंस लिखो यहाँ पे, सिंस E1 इक्वल E2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, E1 इक्वल E2 है तो हम किसी को भी एक टर्म को लिख दो तो E इक्वल कितना हो जाएगा, E इक्वल। तो हम E2 को भी लिख सकते हैं ऐसा, हम E2 को भी क्या लिख सकते हैं, हर जगह ये लिख सकते हैं E1, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो अगर हमने E1 दोनों सेम लिखा तो E1 cos थीटा E1 cos थीटा दोनों हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा हो जाएगा, सेम है ना। या तो आप E2 को रख लो, E2 की जगह E1 रख लो, दोनों सेम है तो इतना हो जाएगा। और E1 हो चाहे E2 हो, दोनों की वैल्यू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैल्यू रखो, E1 की वैल्यू कितनी हो गई, E1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए यहाँ से Q। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वैल्यू, ओके क्या वैल्यू आगे, Q रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, ये हो गया। और देन आगे क्या है, आगे है हमारे पास cos थीटा, इसको हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज ना हो, cos थीटा। ये हो गया बच्चे बेटी। अब यहाँ से समझो ये cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा अगेन वही ट्राइंगल है ना, ये हमारे पास ट्राइंगल है। अगर हम वही ट्राइंगल का एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज ये पॉइंट हमने M माना हुआ था, ये थीटा एंगल है, ये पॉइंट हमने P माना है, ये पॉइंट हमने O माना है, हमें निकालना है cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा इक्वल कितना होता है, cos थीटा इक्वल कितना होता है, याद कीजिए cos थीटा इक्वल कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये थीटा के सामने का एंगल हो गया, क्या हो गया आपके थीटा के सामने के एंगल परपेंडिकुलर हो गया, जो सबसे बड़ी वाली एंगल है, सबसे बड़ी वाली लाइन है वो हाइपोटेनियस हो गया, जो बच गया वो बेस हो गया। देन cos थीटा इक्वल कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा इक्वल कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस के हिसाब से, बेस कौन है, OM है, आधार है ये OM, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, PM है। और OM के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, O से M के बीच की, देखो L है, L, और PM के बीच की डिस्टेंस हमारी आ रही थी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। किसकी वैल्यू है ये? कॉस थीटा की वैल्यू हो गई, एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिंपल है। अब इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो जो हमने अभी तक इक्वेशन लिखा। तो ई इक्वल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2, इसको एज इट इज उतारो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ओके, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट है, रूट आपको पता है ना कि अगर सपोज ए है अंडर रूट में, तो ए अंडर रूट का मतलब क्या होता है, ए पावर हाफ, ये होता है ना। देन मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये रूट वाला था तो हमने इसको लिख दिया 1 पावर हाफ। क्यों लिखा अब आपको समझ में आएगा आगे क्यों लिखा हमने इसको, ओके। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है हमेशा, हमने यहाँ से छोड़ते गए, क्यों अपन आर स्क्वायर होता है ना, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, अगर स्क्वायर के फॉर्म में आता रहेगा, ओके। और अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में, तो हमारा एक और काम आसान हो गया। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ से हमारा क्या हट जाएगा, रूट। पता ना, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। लेकिन यहाँ से भी हम स्क्वायर के फॉर्म में था तो हम क्या हटा सकते हैं, रूट हटा सकते हैं। तो ये रूट हट गया, ओके। यहाँ से भी, इसकी भी जरूरत नहीं है, ओके। रूट में था ना, वो स्क्वायर के फॉर्म में था, स्क्वायर से रूट हट गया, देन ये हो गया। देन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू थी ना, ये देखो इसमें पुट कर रहे हैं, ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एज इट इज है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई, एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अगेन कहा मैंने, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो रूट को कैसे दिखा सकते हो आप, 1/2 से दिखा सकते हैं। क्यों दिखाया, देखो आप इसका रीज़न क्यों दिखाया, इक्वल टू, लेंथी है, आई नो लेंथी है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो कितना ईजी है, बस इसको समझ जाओ, ये सब ईजी है। देन ये क्या हो जाएगा, आप 2 को अंदर लेके आओ, 2QL तीनों को अंदर लेके आते हैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, तीनों एक साथ आया, कुछ याद आया क्या हुआ था पिछले डेरिवेशन में, 2 × QL अगर एक साथ आया तो क्या हुआ था, देखिए ये R प्लस एल स्क्वायर है, ओके, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और देन इसके साथ किसका मल्टीप्लाई है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। देखो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, उसकी मल्टीप्लाई है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, ओके। इसके बाद देखो बच्चा बाटी क्या होगा, इससे पहले हमने किया है 2QL क्या होता है, P की वैल्यू होता है कितना, Q × 2L, तो यहाँ पे वैल्यू है Q, ये वैल्यू है 2, ये है L, तो हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं P, क्योंकि P इक्वल कितना होता है, Q × 2L, तो इसके इक्वल में लिख सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 Q × 2L की जगह क्या आ गया, P, ओके बच्चा पार्टी। देन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, याद है आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी मैथ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लूँ, आपके पास कोई टर्म ऐसा होता, अगर a और a पावर हाफ, a की जगह r प्लस एल स्क्वायर है और a की पावर हाफ की जगह ये वाला टर्म है, कैसे सॉल्व करोगे, जब किसी टर्म का पावर कुछ नहीं होता है तो उसका पावर 1 मानते हैं, तो 1 हो गया, इसको कैसे करोगे, 1 + 1/2 इक्वल कितना होगा, a पावर 3/2। जब ऐसे टर्म आए तो आपके क्या होते हैं, पावर जुड़ जाते हैं, तो 1 पावर और 1/2 पावर को अगर जोड़ दो तो हो जाएगा ये 3/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब 1 + 1/2 का पावर जोड़ दिया तो ये हो गया 3/2, ओके बच्चों बेटी। ये वाला टर्म सेम था P वाला, जैसे हमने पिछले बार किया, पिछले डेरिवेशन एक्सेल पॉइंट में हमने एक और चीज़ किया था, याद रखिए आप क्या किया था, हमने ये माना था, क्या माना था, याद करो, कुछ माना था हमने, कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, लार्जर होगा, हायर देन होगा, और कोई स्मॉल होगा। L डिस्टेंस है वो बहुत छोटी होती है, किसके कंपैरिजन में, इस डिस्टेंस R से। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ये डायपोल है और डायपोल की डिस्टेंस अगर L है, इसकी लेंथ L है, तो ये पॉइंट जो है ना P, जो इसको हमने R से दिखाया है, वो इससे करीब, आप ऐसा मान लो कि अगर ये आपका 1 mm है तो R आपके 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, या फिर आप ऐसे कह लो अगर 7 सेंटीमीटर का आपके पास डायपोल है तो आपकी जो R निकालना होगा उससे करीब 1 किलोमीटर दूर निकालना होगा, तो उस 1 किलोमीटर के सामने ये आपके जो डिस्टेंस होगी इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है क्योंकि L बहुत छोटा है, किसके कंपेरिजन में, R के कंपेरिजन में, क्योंकि सिंस L इज मच, L क्यों, बड़ा कौन है, R है ना, तो क्योंकि R इज मच 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 लार्जर देन L, सो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, L को नेगलेक्ट कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। अगर L को नगण्य माना, इट मीन जहाँ जहाँ L है वहाँ से L हटा दो, तो L 1 की जगह है, इस एल स्क्वायर की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं,
देन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, अगर इस एल स्क्वायर की वैल्यू हमने 0 मान लिया तो बचा क्या, यहीं लिख देता हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी। एल स्क्वायर को अगर 0 मान लो तो एल स्क्वायर हट गया यहाँ से, तो अंदर रह क्या गया, सिर्फ आर स्क्वायर रह गया, और आर स्क्वायर के पावर में क्या है 3/2 है एल स्क्वायर के पावर में। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, वहाँ पे अगर ऐसा है, क्या है वहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, पावर में क्या है 3/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पावर में क्या रह गया सिर्फ, ऐसा है ना आर स्क्वायर और 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना रह गया आर क्यूब रह गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन बच्चा बाटी क्या आ गया हमारा, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पी अपॉन आर क्यू, और ये हो गया हमारा मेन रिजल्टेंट आंसर। ओके, ये हो गया हमारा मेन डेरिवेशन का आंसर। आप कभी भी एग्जाम में डेरिवेशन करो या न्यूमेरिक जो भी करो आप डेरिवेशन में, तो उसका जो आंसर आया उसे बॉक्स में बंद कर देना, ये इंप्रेशन क्रिएट करता है। डेफिनेशन लिखो तो इन्वर्टेड कॉमा में रखा करो। देन ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, नॉन एक्सियल कंडीशन में। पिछले लेक्चर में हमने एक्सियल पढ़ा था, उसको समझ लेना, वहाँ पे अगर समझ लिया तो भले ही लेक्चर लेंथी जा रहा हो, कॉन्सेप्ट आसान लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इक्वेटोरियल लाइन कह सकते हैं सर, नॉन एक्सियल पॉइंट कह सकते हैं। ये हो गया हमारा डेरिवेशन नॉन एक्सियल पॉइंट के लिए। ओके बच्चे बाटी, ये अंतर देख रहे हो, आंसर को रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये नॉन एक्सेल पॉइंट में ये था ना, तो एक्सेल पॉइंट में अगर आपको आंसर याद होगा तो ये आंसर आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पी था तो वो था 2p अपॉन आर क्यू, सिर्फ इतना अंतर था। उसमें 2 आ रहा था और इसमें सिर्फ इसमें 2 नहीं आ रहा है। ओके, इसके आंसर में सिर्फ 2 का है, मतलब एक्सेल पॉइंट में होगा, देन ये क्या होगा 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास नॉन एक्सेल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये हटा देता हूँ। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी चलेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तो इस डायग्राम को समझने में लगे, क्योंकि मैंने बार बार कहा था सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आपका ये है, इससे समझ गए, बाकी डेरिवेशन में आपको कुछ है नहीं यहाँ पे। A1 A2 दोनों सेम आता है, A1 cos थीटा, देन सिंपल सा 10th लेवल का ट्रिग्नोमेट्री लगा है यहाँ पे। अगर आपको ये डेरिवेशन 10th में भी मिलता तो आप कर लेते, बट 10th तक आपकी ये जो आपकी डायग्राम समझने की जो वो होती है ना, माइंडसेट होता है, वो नहीं बन पाता, लेकिन आप डेरिवेशन कर लेते। डेरिवेशन आसान है, डायग्राम थोड़ा समझना पड़ता है। ओके, रटने की जरूरत नहीं है, समझो, एक एक चीज़ समझो। ओके बच्चा बेटी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।